मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे पाए। खाली मुझे करते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूँ, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया, लेकिन जब ये लोकसभा में रखा गया और तब पास हुआ था, तभी मोदी सरकार की एक बड़ी बैसाखी यानी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी लग गई थी। एक के बाद एक मुस्लिम नेता वहां पर इस्तीफा दे रहे थे। नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ गई। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि मोदी सरकार की दूसरी जो बैसाखी है वहां पर भी कुछ ऐसे ही इस्तीफों की झड़ी लगने जा रही है। बात मैं आरएलडी की कर रहा हूं। कौन वो नेता है जो इस्तीफा देने का प्लान बना रहे हैं, क्यों आखिरकार ये प्लान बनाया जा रहा है? वही दूसरी खबर यह भी है कि किस तरीके से इस पूरी डिबेट में जो लोकसभा में हुई से लेकर पूछा जा रहा था कि राहुल गांधी ने बयान क्यों नहीं दिया, वो तो स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी चाहते थे कि उनकी पार्टी के जो सांसद थे, जो जेपीसी में थे इस वक्त संशोधन बिल को लेकर, वही इस पर चर्चा करें। वो बारीकी से बता पाएंगे उन्होंने क्या क्या तथ्य रखे और कौन से तथ्य शामिल नहीं किए गए, संशोधन शामिल नहीं किए गए। और अब इन सब के बीच राज्यसभा से रात 2 बजे करीब एक ऐसी तस्वीर निकल कर आई जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि राज्यसभा में यह बिल पास ना हो पाए इसके लिए कांग्रेस ने क्या कुछ किया था। खबर यह भी है कि संसद के अंदर इसी वक्त संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान कुरान को लेकर कुछ ऐसा बोला गया है जो बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि संसद के अंदर ऐसा बोला गया। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है, केपी मलिक हैं, वो लिखते हैं कि रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल के मुस्लिम विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। वक्फ संशोधन विधेयक का जयंत चौधरी द्वारा समर्थन के बाद आरएलडी के मुस्लिम विधायक सकते में जिनके इस्तीफे देने की खबरें हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के रुख को लेकर जेडीयू नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से ही खबर निकल कर आ रही है कि इनके अलग अलग दल, क्योंकि जो सिरमौर बने हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये सारे के साथ सिरमौर है, अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, इनकी पार्टी तभी मजबूत रहेगी जब इनकी पार्टी के विधायक होंगे। लेकिन क्या विधायक एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में खास तौर पर ये इस्तीफों की छड़ी शुरू हो गई। अभी तक विधायक नहीं, लेकिन गुलाम गौस नाराज है, जवां खान नाराज है, वो विधायक हैं। इनकी अपनी पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। अब खबर है कि आरएलडी के साथ भी ये हालात होने जा रहे हैं। याद करिएगा, पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन को छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न देने के नाम पर एनडीए के साथ चले गए थे, यानी कि मोदी सरकार के साथ खड़े हो गए थे। याद होगा आपको। उसके बाद ये बार बार दावा किया जा रहा था कि ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, हो जाएगा, हम इधर गए, हम क्यों गए, हम तरक्की चाहते हैं, बातें। लेकिन उनकी अपनी पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे, एक एक करके मुस्लिम ही नहीं, हिंदू नेता भी इस बात पर चले गए कि आप देखिए, आपकी पार्टी को जाट और मुस्लिम दोनों ने मिलकर मजबूती दी और आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तो गए ही गए। बीजेपी के नेता जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। तब से ही लगातार पार्टी को मुस्लिम हितैषी के तौर पर, मुस्लिम वोटर्स के तौर पर बड़ा नुकसान हो रहा है। अब माना जा रहा है इसको लेकर यह आखिरी एक ऐसा फैसला था जिसके बाद मुस्लिम नेता आरएलडी से जुड़े हुए नाराज बताए जा रहे हैं और इस्तीफा दे सकते हैं। चलिए एक बयान आपको सुनाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा, क्या कुछ कहा गया समझ जाएंगे। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब ये लोग नहीं दे सुनते पाए। जाइए। खाली मुझे करते थे कुरान पढ़ते हैं मौलाना है, कुरान पढ़ते हैं मौलाना है। अरे कुरान मैं पढ़ता हूं, तुम तो मुसलमान हो, बचपन से पढ़ते हो ना। मैं पढ़ूं और बताऊं कुरान में क्या लिखा है? मार हो जाएगी, मार। ये हिंदू की भलमनसाहत है जो कुरान पढ़ के तुम्हें बताता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज आप बताइए, इसको जरा सोचकर बताइए कि ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर ही चर्चा हो रही है क्या? इसमें कुरान में क्या लिखा है, ये तमाम चीजें कहने की जरूरत क्या है, मैं समझ नहीं पाया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का कुरान से क्या लेना देना? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर ये किसी और राजनीतिक पार्टी के सांसद होते तो सवाल शायद नहीं उठता, क्योंकि विवादित बयान देना, ये तमाम चीजें अड़चने डालना। सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराना, उसी की पार्टी के राज्यसभा सांसद कुरान को लेकर ये सब क्यों बोलते हुए नजर आए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सोचना चाहिए कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का मतलब है क्या? क्या वक्फ से रिलेटेड है या फिर मुसलमान वाकई टारगेट पर है? ये समझना होगा। अब आइए, एक वीडियो निकल कर आई देर रात की तस्वीर है, ये देखिए। इसमें आपको सोनिया गांधी नजर आएंगी, कई और नेता भी आपको नजर आ रहे होंगे साथ में।
इमरान प्रतापगढ़ी भी आज साथ में खड़े नजर आ रहे हैं। ये तकरीबन 3 बजे करीब की है, 2-2:30 बजे करीब जब ये आए थे। देखिए इसमें बताया गया है कि 78 साल की सोनिया गांधी बिल के खिलाफ वोट डालने की रात को करीब 1 बजे वहां पर पहुंची। और इस तस्वीर ने सबको बड़ा वैसे ही हैरान इसलिए भी कर दिया क्योंकि बार बार ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा था, या यूं कहा जाए बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, कि राहुल गांधी ने इस पर नहीं बोला। वो बात अलग है कि बताने से ये गुरेज करते रहे कि राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला। राहुल गांधी के स्पष्ट था कि किसी भी मुद्दे पर फालतू नहीं बोलना है और समय जाया नहीं करना। हम चाहेंगे कि लोगों तक तथ्यात्मक बात पहुंचे, सही और सटीक बात पहुंचे। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो जेपीसी, जो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी बनाई गई थी, उसमें शामिल कांग्रेस के सांसदों को ही खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या लिखा है, क्या बोला है, क्या आपने अपना संशोधन दिया, कौन सा संशोधन शामिल नहीं किया, क्या आपत्ति है, ये तमाम चीजें आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। इसलिए राहुल गांधी उस वक्त नहीं बोले थे। अब जब राज्यसभा में ये बिल आया था तो रात को 1 बजे सोनिया गांधी वहां पर वोट कास्ट करने पहुंची थी इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। अब देखिए एक और तस्वीर निकलकर सामने आई है जिसमें नाराजगी, ये तस्वीर है। அண்ணன் வந்தது நம்மளுடைய உணர்வை புரிஞ்சு தான் வந்திருக்காங்க. தயவு செஞ்சு யாரும் எந்திரிச்சு तो ये अभिनेता से नेता बने विजय साहब हैं, नई नई पार्टी इन्होंने शुरू करी है। अब इन्होंने वक्फ बिल के खिलाफ और एक प्रोटेस्ट किया करा है। वक्फ बिल जो है संशोधन बिल, उसको लेकर प्रोटेस्ट शुरू किया, उन्होंने ऐलान कर दिया। यही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमिलनाडु में सड़कों पर उतरने का ऐलान करेंगे। और ये बहुत 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 ज्यादा ये पूरा जो मसला इनको लग रहा है कि हमने तो लोकसभा और राज्यसभा में पास करा लिया, अभी काफी कुछ चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ सकता है। चलिए अब जरा गंभीरता से इस चीज को जरा समझिए कि है क्या, जरा पहले इसे समझिए। अपने राम दरबार में भक्तों की पर्चियां निकालते रहते हैं, पर्ची पर लिखकर ही वो सामने वाले व्यक्ति की समस्या बता देते हैं। लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर पर्ची को लेकर नहीं, बल्कि हिंदू गांव की आधारशिला रखने और हिंदू गांव पर दिए अपने बयान को लेकर ट्रेंड हो रहे हैं। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की है, जहां धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी है। खुद को सनातन का सिपाही बताने वाले धीरेन्द्र शास्त्री लंबे समय से हिंदुत्व का झंडा उठाए घूम रहे हैं और इसी क्रम में आज वो कुछ और आगे बढ़ गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तमाम बातें कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज ये डिमांड की जा रही है, कल अलग डिमांड की जाएगी, कल सिक्कों को लेकर कही जाएगी, ये तमाम चीजें हैं। अब आप आगे सुनिए क्या कुछ कहती हैं। अगर ऐसा ही होगा तो मुसलमान मुस्लिम गांव की मांग करने लगेंगे, सिख गांव की मांग करने लगेंगे, जैन कहेंगे कि मुझे भी ऐसा गांव चाहिए जहां सिर्फ जैन धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पारसी भी कहेंगे कि उनके लिए अलग गांव बनाया जाए, बौद्ध और ईसाई। अब देखिए हर कोई अपनी अपनी डिमांड ऐसी रखेगा। ये वाकई समझने वाली बात है कि ऐसी बातें क्यों कही जाए, क्यों करी जाए, ये बात एक महत्वपूर्ण है। चलिए अगली खबर इसी से जुड़ी हुई न्यूज़ 24 की खबर है। बागेश्वर धाम में बनेगा देश का पहला हिंदू गांव। इस हिंदू गांव में करीब 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी, ये कहा जा रहा है। जुबीर पैरोडी उन्होंने भी लिखा था, ये बताया न्यूज़ 24 की खबर है कि हिंदू ग्राम में ये गांव बसाया जा रहा है, इस 1000 परिवारों को बसाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर एक मुस्लिम गांव भी होना चाहिए, सब होगा, जैसा कि बिल्कुल सही है प्रतिभा मिश्रा कह रही हैं। ऐसी डिमांड अलग अलग जगह से उठेगी और ऐसे व्यक्ति को रोका क्यों नहीं जा रहा, सवाल ये है। आपको तो पता ही है कि हाल ही में नवरात्रि को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया, खासतौर तो उत्तर प्रदेश में कहा गया कि मीट की सभी दुकानें बंद रहेंगी। वो बात अलग है कि 29, 30, 31 को शराब दुगनी, मतलब जिन जिन का स्टॉक बच गया था वहां पर 1 बोतल पर 1 फ्री किया जा रहा था। इसी मामले को लेकर दिल्ली सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार में जब ये होता था तो क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिलहाल उत्तर प्रदेश में न केवल खुलकर हो रहा था बल्कि अनाउंसमेंट किया जा रहा था। मैंने वीडियो दिखाया था आपको बहुत पहले। अब सोचिए तब भावनाएं आहत नहीं हो रही थी, यानी इनके मुताबिक नवरात्र में मीट खाने से या मीट को देख लेने से भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन शराब के सेवन से या शराब बिकने से, उस पर फ्री और दे देने से भावना आहत नहीं होती। अब वहीं से एक वीडियो निकलकर सामने आई है, इस वीडियो को जरा देखिए क्या है। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वापस से यूपी पासिंग स्पेशली यूपी पासिंग गाडी फुल भरलेली आसा बिफाची आणि पोलिसांक हांगासर पेपर्स विचारल्यार पोलीस आर सेइंग दॅट वेट
let the poor animal. अब समझिए ना, ये जो कह रहे हैं इनका क्या कहना है। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की पंजीकृत गाड़ी जिसमें बीफ लदा हुआ है, ये दावा इनकी तरफ से किया जा रहा है। जो व्यक्ति यहां पर बोल रहे हैं, वीडियो में भी आप सुन रहे थे, नदीम अहमद ने से ट्वीट भी किया और दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड एक गाड़ी है जिसमें भारी तादाद में गोमांस लदा हुआ है, जो गोवा पहुंची थी और उसी दौरान इन लोगों ने इसे पकड़ा। और अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस प्रतिबंधित है, खासकर गौमांस के साथ साथ आप इस समय तो मीट भी नहीं बेच सकते, दुकानें बंद कर रखी हैं क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं। गौमांस तो बिल्कुल प्रतिबंधित, लेकिन गोवा भेजा जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और वो भी उत्तर प्रदेश की रजिस्टर्ड ये गाड़ी है। सवाल उठता है ये कौन लोग हैं और इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। अब चलिए चलते चलते एक खास वीडियो दिखाना हूं, देखता हेलो हेलो, सुनते जाइएगा। हाँ, वो महिला लेखपाल हॉस्पिटल में है, जात की 80 है, तो तुम्हारी तो मैं फर्जी छापा खाना खोले हो। FIR दर्ज करो, वहीं साबित करना। सुनते जाइए। ध्रुवेश सेकंड मैरिज कर ली है कुशीनगर जाके महिला, और तुम छाप रहे हो, वरासत नहीं हो रहा। ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं, तहसीलदार बोल रहे हैं क्या? ध्रुवेश सिंह जी बोल रहे हैं आप? जेल भेजूंगा जो छापा खाना खोले फर्जी साले, फर्जी 4 दिन से फर्जी तरीके से साबित करना साले। मैं FIR करा रहा हूँ, तू साबित कर। फर्जी वरासत है कि नहीं हुआ। सोचिए, ये भाषा शैली है, ये कहीं और के नहीं, गोरखपुर के तहसीलदार हैं, अखिलेश तिवारी हैं, पत्रकार हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएम सिटी गोरखपुर के तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह ने पत्रकार को 2 मिनट के इस ऑडियो में गालियों का शतक लगाकर नवाजा है। इस ऑडियो को अपने रिस्क पर सुने, इसमें केवल भद्दी गालियां हैं, ये आपने सुन भी लिया। तो यही रामराज है। फिलहाल ध्यान देकर रखिएगा, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल्कुल अगर जो लोकसभा और राज्यसभा में कहा गया उसके उलट अमूमन देखने को मिल रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।